जय दोस्तों। तो जितने भी भाई लूसेंट का कल का पार्ट 3 देख लिए हैं तो उन सभी भाइयों के लिए फिर से जो है कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। और ये जो है कि वीडियो 10 या 12 मिनट का होने वाला है। और इस वीडियो में हो सकता है केवल एक ही टॉपिक कवर हो पाए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। इसमें से जितना भी प्रश्न बन रहा है इसको हम लोग देखेंगे। और क्या है कि ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से हरदम प्रश्न उठता ही उठता है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल मैं नहीं आया हूँ, बिल्कुल बताने के लिए आया हूँ कि भाई ऐसा ऐसा प्रश्न आता है। अगर इस प्रश्न पे आप अपना नजर बनाए रखिएगा तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए, हो सकता है आप उस प्रश्न को हल कर पाए। तो जो है कि आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर क्वेश्चन में होता है क्वेश्चन और आंसर साथ साथ बोलना होता है। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब यही होता है। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। सिंधु सभ्यता का खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। और जो कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, जो कि सिंधु सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। रेडियो कार्बन पद्धति का खोज बीएफ लीवी ने, अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। बीएफ लीवी ने रेडियो कार्बन पद्धति का खोज। अगला प्रश्न है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होगा, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होगा वो पदार्थ उतना ही पुरानी होगा। रेडियो कार्बन पद्धति से हम लोगों को यही पता लगता है कि इसमें जो है कि कार्बन की मात्रा 14 से और ज्यादा कम है, और 14 से जितना ही कम रहेगा उसमें जो है कि उतना ही वो प्राचीन एवं पुरानी मानी जाएगी। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता की भारत में पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में धौलावीरा को घोषित कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। हम लोग जब आजाद हुए उस समय जो है कि सबसे ज्यादा स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुजरात में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है कि मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घगर नदी के किनारे है। इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घगर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। हरियाणा के हिसार जिला में जो है कि राखीगढ़ी पड़ता है। तो ये जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घगर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। राखीगढ़ी का खोज 1963 में सूरज भान ने किया था। राखीगढ़ी का खोज 1963 में सूरज भान ने किया था। लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो जो है कि लोथल और सूतकोतदा था। जोते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड जो था वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। तो पूछेगा कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। एक सील पर तीन मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी कांस्य की मूर्ति मिली, जो कि G20 सम्मेलन में उस नर्तकी मूर्ति को सबसे बड़ा मूर्ति माना जाता था।
तो G20 सम्मेलन में उस मूर्ति को भी बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो में। तो पूछेगा कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने घर और नगरों के लिए गृह पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घर और नगरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो जो कि गृह पद्धति अपनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो है कि सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ था, लेकिन ज्यादातर जौ देता है। ऑप्शन में ज्यादातर जौ देता है, तो जौ को टिक करना है। सैधववासी मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जैसे सैधववासी जो है कि हम लोग इस समय मीठा चीज जो भी खाते हैं, तो वो लोग उस समय जो है कि मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद आसानी से जंगल उंगल में मिल जाता होगा। और जो है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुआ। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो बनमाली से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। उस समय भी ये सब चलता था। आज भी जो है कि हम लोग जब भी खाद बीज या बिया गिराते हैं खेत में, तो जो है कि सबसे पहले जो है कि बोला जाता है कूड़मोदन कर रहे हैं। तो जो है कि सबसे पहले शाम के समय में हम लोग जाकर अभी भी पूजा करते हैं। और जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग जो है कि उर्वरता की देवी मानकर धरती को पूजा किया करते थे। चावल के दाने रंगपुर और लोथल में मिला था। चावल के दाने कहाँ मिला था, तो रंगपुर और लोथल में मिला था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए उबड़ वाला सांड पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए उबड़ वाला सांड जो था वो पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ। सुतकोतदा कालीबंगन लोथल से सैदवकालीन घोड़े के अधिपंजर प्राप्त हुए। तो पूछेगा कि घोड़े के अधिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए, तो सुतकोतदा कालीबंगन और लोथल, ये तीनों ऑप्शन में से जो भी रहेगा आप उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई जो थी, तौल माप की इकाइयां 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में तौल माप की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में तौल माप की इकाई कितना का था, तो जो कि 16 के अनुपात था। जो कि वृक्ष पूजा, अगला प्रश्न है वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा और जो है कि शिव पूजा का साक्ष्य जो है कि सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। आज भी लोग वृक्ष का पूजा करते हैं और जो है कि शिव पूजा आज भी लोग करते हैं, और सावन का महीना चल ही रहा है। सैधव समाज मातृशतात्मक था। सैधव समाज जो है कि मातृशतात्मक था। उसमें जो है कि सबसे ज्यादा मान्यता माता को दिया जाता था। सैधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सैधववासी सबसे ज्यादा सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो पूछ देगा कि सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे, तो तलवार से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये सब जो था सैधव सभ्यता में प्रचलित था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैधव सभ्यता में प्रचलित था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। हड़प्पा में जो है कि शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पा में शवों को किया जा रहा था, तो यानी दफनाया जा रहा था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जा रहा था। सैधव सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ था। सैधव सभ्यता सबसे ज्यादा विनाश हुआ तो बाढ़ से विनाश हुआ। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यदि उस समय आग में पकी हुई मिट्टी को जो है कि टेराकोटा कहा जाता था।
अगला प्रश्न है जो कि ये प्रमुख स्थल है, और प्रमुख स्थल में जो कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा है और उस स्थल का खोज कौन लोग किए हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और वो स्थल किस देश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हड़प्पा जो है कि रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में खोज किए थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में खोज किए थे। चहुंदड़ो जो है कि सिंधु नदी के किनारे है और जो कि मैके 1925 ईस्वी में खोज किए थे। कालीबंगन घगर नदी के किनारे है, अमलानंद घोष 1951 ईस्वी में खोज किए थे। रंगपुर जो है कि माधव नदी के किनारे है, रंगनाथ राव 1953 से 54 के बीच खोज किए थे। और जो कि रोपण सतलज नदी के किनारे है, रोपण जो है कि सतलज नदी के किनारे है, यगदत्त शर्मा 1953 से 56 के बीच खोज किए थे। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव 1954 में खोज किए थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव 1954 में खोज किए थे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, आलमगीरपुर जो है कि हिंडन नदी के किनारे है, यगदत्त शर्मा 1958 में खोज किए थे। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है, बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1927 ईस्वी में खोज किए थे। और धौलावीरा जो है कि लूनी नदी के किनारे है, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, जेपी जोशी इसका खोज किए थे। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ पे पड़ता है। तो हड़प्पा जो है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है। जो है कि चहुंदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, चहुंदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और जो है कि कालीबंगन राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। कालीबंगन कहाँ पड़ता है, राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। रंगपुर जो है कि गुजरात के काठियावाड़ जिला में पड़ता है, काठियावाड़ जिला में पड़ता है रंगपुर। रोपण जो है पंजाब के रोपण जिला में पड़ता है। रोपण कहाँ पड़ता है, तो पंजाब के रोपण जिला में पड़ता है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल पड़ता है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। और बनमाली जो है हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। बनमाली कहाँ पे पड़ता है, तो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। और धौलावीरा जो है कि गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। आज हम लोगों का जो है कि सैधो घाटी सभ्यता जो है कि ये समाप्त हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, सैधो घाटी सभ्यता बोला जाता है। ये जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ प्रश्न था जो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज इसको बता दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इतना प्रश्न जो है कि आने का संभावना रहता है, इतना प्रश्न में से ना कहीं से पूछ दिया जाता है। तो ऐसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताया, पढ़ाया बिल्कुल नहीं हूँ, बता दिया हूँ कि ऐसा ऐसा प्रश्न जो है देखने को मिलता है एग्जाम में, इस पे आप नजर बनाए रखिए, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए। तो ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।